जी। इलेक्शंस की बात करते हैं। काफ़ी विपक्षी दल के जो नेता हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि इतना समय हो गया लेकिन जो इलेक्शंस हैं, विधानसभा चुनाव जो हैं वो नहीं करवाए जा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि इलेक्शंस जो हैं वो क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं? कहीं हमें दिक्कत भी हुई। शेयर महंगा है, गधा सस्ता है, इसका ये मतलब नहीं हम गधा खरीदेंगे, हम शेयर के साथ चलेंगे, हम मिलजुल करके और आने वाला समय हमारा है। कविंदर जी, धारा 370 हट चुकी थी। धारा 370 हटाना जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। तो धारा 370 हटने के बाद 3 साल जो है इसका कार्यकाल हो चुका है, 3 साल इसको कंप्लीट हो गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि क्या क्या बदलाव अब जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं धारा 370 के हटने के बाद? हमें सरकारों ने सपने दिखाए, यहाँ पर ये तवी रिवर फ्रंट बनेगा, यहाँ पर गंडोला बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा, यहाँ पर कॉरिडोर बनेगा, यहाँ पर रिंग रोड बनेगा। आज सारी चीज़ें किसने दी हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी हैं। अगर विधानसभा चुनाव जब आएंगे, आपको क्या लगता है कि आपको उम्मीद है कि आपकी पार्टी जो है वो दोबारा से यहाँ से जम्मू कश्मीर से जीत हासिल करेगी विधानसभा चुनाव को? जम्मू कश्मीर सबसे समृद्ध प्रदेश होगा आने वाले समय में, और ये हमारी कल्पना है, और उस कल्पना को, उस सपने को हम साकार करेंगे। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, क्योंकि हम लोगों के बीच में रहे हैं और लोगों के मुद्दों को लेकर के लड़ते हैं। और दूसरा 2024 के इलेक्शन का जहाँ तक सवाल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 400 सीट हमारा लक्ष्य है, और 400 सीटों पर हम किस प्रकार से विजय प्राप्त करें, उसके लिए पार्टी ने एक टूल किट भी बनाई है, और पार्टी ने एक मैप बनाया है। नमस्कार, द न्यूज़ 9 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कविंदर गुप्ता जी, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं और साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। कविंदर जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद। जो भी व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के कुछ अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज हमें लगा कि आज हमें कविंदर जी से जो है इस पर बातचीत करनी चाहिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं कविंदर जी से। कविंदर जी, धारा 370 हट चुकी थी। धारा 370 हटाना जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। तो धारा 370 हटने के बाद 3 साल जो है इसका कार्यकाल हो चुका है, 3 साल इसको कंप्लीट हो गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि क्या क्या बदलाव अब जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं धारा 370 के हटने के बाद? मुझे एक बात याद आती है, हमारे स्वर्गीय अरुण जेटली जी कहा करते थे, एक बार हमने उनको कहा कि एम्स यहाँ पर लाओ जी। तो उन्होंने कहा, क्यों यहाँ पर एम्स, डॉक्टर कहाँ से लाओगे? बाहर से कोई आएगा 30 साल यहाँ नौकरी करके, उसको कोई पहचानेगा नहीं, वो अपना मकान नहीं बना सकेगा, वो अपने, इस प्रकार की जो सोच थी, वो एक विज़न होता है। अगर आप यहाँ पर डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, आपने यहाँ पर HMT की फैक्ट्री बंद कर दी, यहाँ पर यहाँ का जो दूरदर्शन था उसके मुशीर अल हक जी को मार दिया, आपने लासा कोल को मारा, आपने टिकालाल टपलू को मारा, इन सभी चीज़ों से वहाँ का माहौल ख़राब करने का जो कोशिश किया, और ये जो हमारे राजनीतिज्ञ आज भी कश्मीर की पार्टी हैं उनका समर्थन करती रही, ये विडम्बना है। और उसके बाद कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट वहाँ होती है जहाँ पर कि एक माहौल अच्छा हो, तभी लोग अपने पैसे की सिक्योरिटी चाहते हैं, सेफ्टी चाहते हैं, जान के प्रति भी उनकी सेफ्टी चाहिए। तो ऐसा माहौल यहाँ पर नहीं था, इसलिए सबसे पहले मिलिटेंसी को कुचलना बहुत ज़रूरी था, वो हमने किया। यहाँ पर लोगों की, हमारे बच्चों की जो मानसिकता थी, चाहे MA पढ़ जाओ, हमें क्लास 4 लगा दो, जो फसाद हो कहीं, हमें कहीं टेम्परेरी लगा दो, इस प्रकार की मानसिकता। आज हम गुड़गांव में जाते हैं, बेंगलोर में जाते हैं, नोएडा में जाते हैं, लोग वहाँ सरकारी नौकरी करना पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में उनका एक्सपोजर ज़्यादा है, उनको वहाँ पैसा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ तो था ही कुछ नहीं। तो आज उस प्रकार से माहौल बन रहा है। 370 का सबसे पहला बदलाव ये है। दूसरा, लोगों का जो कॉन्फिडेंस वो बना है कि ये जो लोग केंद्र में बैठे हैं, ये इस चीज़ पर बिल्कुल समझौता नहीं कर रहे हैं। हमने उन लोगों को भी निकाला सरकार में जो बैठ करके खाते यहाँ के थे और गुण पाकिस्तान के गाते थे। हम एक, मुझे याद है जब मैं स्पीकर था तो उस वक्त
एक व्यक्ति ने बाहर से आके लाल चौक पर तिरंगा झंडा चढ़ाया, तो उसको पकड़ कर अंदर कर दिया। ये कौन सा तरीका है? मैंने तभी वो चल रही थी असेंबली, मैंने डीजी को कहा कि जल्दी उनको छोड़ करके रिपोर्ट करो, उनको पकड़ो जो उनको रोक रहे थे, या पुलिस वाले उनको सस्पेंड करो। तो इस प्रकार की एक इच्छा शक्ति का निर्माण मुझे लगता है बहुत ज़रूरी था। आज लोग वहाँ पर बड़े बड़े टूरिज़्म के बारे में सोचते हैं, और मुझे लगता है कि ये जो G20 हुआ है, आने वाले समय में टूरिज़्म सेक्टर में बहुत बड़ा एक उछाल आएगा। मैंने दुनिया के बहुत से देश देखे हैं जहाँ पर कि छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, टापू है, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन कश्मीर के मुकाबले में वो कहीं स्टैंड नहीं करते हैं, लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। हमारे लिए यहाँ पर खनिज हैं, यहाँ पर इतने, देखिए अब लिथियम का यहाँ पर भंडार मिला है। मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की किस्मत भी अच्छी है, कोई व्यक्ति घर में अच्छा आता है तो उसके साथ सब चीज़ें चलती हैं, उससे हमारी आर्थिक व्यवस्था बहुत आगे जाने वाली है। एम्स अपने आप में 50,000 लोगों की नौकरी और उनसे पलने वाले वहाँ पर लोग, एक नहीं, एक श्रीनगर में, एक जम्मू में, ये IIT, MIT, और ये जो सड़कों का निर्माण किया गया है, रिलीजियस जो हमारा कॉरिडोर है उसको जोड़ा गया है, ये जो अभी काशी विश्वनाथ ये जो बालाजी का मंदिर यहाँ पर 8 तारीख को खुलेगा, इन सभी चीज़ों से एक बूम यहाँ पर आएगा टूरिज़्म के प्रति। आप देखना सालों में बदलाव होगा। हम चलते चलते देखते हैं कि कई सड़क पर 2 महीने बाद जाते हैं तो वो वहाँ पर तो फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। आज इन सभी चीज़ों से हम खुद सकते हैं कि जब डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चलते हैं तो उसमें नौकरी भी मिलती है, कई लोगों को काम मिलता है, और जब वो चीज़ें एस्टेब्लिश हो जाती हैं उसके बाद और लोग उसमें जुड़ते हैं। जी, इलेक्शंस की बात करते हैं, काफ़ी विपक्षी दल के जो नेता हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि इतना समय हो गया लेकिन जो इलेक्शंस हैं, विधानसभा चुनाव जो हैं वो नहीं करवाए जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि इलेक्शंस जो हैं वो क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो कश्मीर को सुधारना बहुत ज़रूरी था। अब हमारे लोग चिल्लाते हैं लॉ एंड ऑर्डर, ये सभी बिगड़ा हुआ था। आज अगर केंद्र सरकार ने उसको यूटी बना करके अपने हाथ में लिया था, इस वक्त ये वक्त की मांग थी। जो जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी भी ये कहती है कि इलेक्शन जल्दी करवाई जानी चाहिए, यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण किया जाना चाहिए। डिलिमिटेशन होना बहुत ज़रूरी थी। जब फारूक अब्दुल्ला जी की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने वहाँ पर 2026 तक वो नहीं हो सकता, यहाँ पर डिलिमिटेशन नहीं हो सकती। ये किस प्रकार की व्यवस्था थी? तो बाहर से रीसेटलमेंट बिल जो लाया था कि पाकिस्तान के लोग तो आकर के यहाँ रह सकते हैं, लेकिन हमारे ये जो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, उनको कुछ अधिकार नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी था। आज पहाड़ी को स्टेटस मिलेगा, आज ST SC को स्टेटस मिला है। आज इन सभी चीज़ों को एक तो लोगों को जब हम अधिकार देंगे वो तमाम चीज़ें आज पूरी की जा रही हैं। मुझे लगता है कि जल्द इलेक्शन की उम्मीद करानी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पिछले दिनों हमारी मीटिंग बुलाई थी, उसके बारे में मतदाता सूचियाँ, जो दूसरी चीज़ें हैं, ये सब बन रही हैं और उम्मीद करनी चाहिए जल्द इलेक्शन होंगे। अगर विधानसभा चुनाव जब आएंगे, आपको क्या लगता है कि आपको उम्मीद है कि आपकी पार्टी जो है वो दोबारा से यहाँ से जम्मू कश्मीर से जीत हासिल करेगी विधानसभा? लगातार अगर कोई भी पार्टी है जिसने 2-2.5 साल कोरोना के दौरान काम किया, जिसने लोगों के बीच में हमेशा रही, जिसका मुझे याद है 2009 में मैं लोकसभा के फार्म भरवाने के लिए तीनों कैंडिडेट्स जो हमारे कश्मीर में वहाँ पर गया था, तो कुल मिलाकर के हमें 5,000 वोट मिला था। आज भारतीय जनता पार्टी का 5 लाख जो मेंबर है, जो ऑनलाइन होता है, अपनी स्वयं प्रेरणा से बनता है, वो 5 लाख हमारा मेंबर है। तो जम्मू कश्मीर में हमने लोगों के लिए जो किया है, और दूसरा जब संगठन के आधार पर देखें, कोई भी ऐसा बूथ नहीं है जहाँ पर हमारा कार्यकर्ता नहीं बैठा, यहाँ हमारी 10 लोगों की कमेटी नहीं बनी है, और पार्टी के 6 त्यौहार रहते हैं, और हर महीने एक मन की बात रहती है, और मन की बात हम सभी बूथ्स पर बैठ के सुनते हैं। एक सुदृढ़ ढांचा है जो है भारतीय जनता पार्टी का है। तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है
कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, क्योंकि हम लोगों के बीच में रहे हैं और लोगों के मुद्दों को लेकर के लड़ते हैं। अगर कहीं वो आज हमारे विपक्षी कहते हैं वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये विपक्ष की दी हुई है, हम उनको धीरे धीरे सुधार रहे हैं। जी, बदलाव तो देखा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा बदलाव जो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में और क्या क्या बदलाव जो हैं जम्मू कश्मीर में देखे जाएंगे? देखिए, ऐसा किसी व्यक्ति का रहना चाहिए, उसको सोचने का समय काम में से दूसरी चीज़ों में से कम मिले। और यहाँ पर जो पर्यटन स्थल है, हमने सपने लिए हमेशा, हमें सरकारों ने सपने दिखाए, यहाँ पर ये तवी रिवर फ्रंट बनेगा, यहाँ पर गंडोला बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा, यहाँ पर कॉरिडोर बनेगा, यहाँ पर रिंग रोड बनेगा। आज सारी चीज़ें किसने दी हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी हैं। और मुझे पता है, जहाँ मैं जम्मू उधमपुर की रेलवे लाइन जब जानी थी तो 4 प्रधानमंत्री उसका शिलान्यास कर गए, लेकिन वो बनी नहीं। अटल जी के समय में उसको अंजाम दिया गया। और आज जो भी चीज़ बनती है उसके लिए बाकायदा पूरे फंड प्रोवाइड किए जाते, किस्तों में फंड नहीं दिए जाते हैं, और वो टाइम बाउंड काम हो रहे हैं। हमने गडकरी जी का अंदाज़ देखा है पूरे देश में, जब कांग्रेस के ज़माने में कितना नेशनल हाईवे बनता था, उससे 10 गुना का निर्माण हो रहा है। रेल लाइनें हमारी बिछ रही हैं। तो रजौरी पुंछ का जो एक हमारा एरिया है उसको मुगल रोड को सुदृढ़ किया जा रहा है, टनल्स बन रही हैं। जो 12-12 घंटे का रास्ता था उसको 3 घंटे 4.5 घंटे में पूरा किया जा रहा है। इन सभी से जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री के क्षेत्र में और इसके साथ ही टूरिज़्म के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जम्मू कश्मीर सबसे समृद्ध प्रदेश होगा आने वाले समय में, और ये हमारी कल्पना है, और उस कल्पना को उस सपने को हम साकार करेंगे। जी, आपकी पार्टी की आगे की क्या रणनीति है? देखिए, हमारी पार्टी लगातार लोगों के बीच में रहती है, काम करती है। मैंने पहले कहा 2024 के इलेक्शन में इस प्रकार के जो प्रधानमंत्री जिन्होंने विश्व स्तर पर एक डंका बजाया है, विपक्षी नहीं चाहते। वो कहते किसी भी तरीके से इनको ख़त्म करना है। मुद्दा कोई नहीं है, क्यों करना है ये कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि ये सत्ता से जाने वाले नहीं है, क्योंकि लोगों के लिए हमने काम किया है। और बाहरी ताकतों के आधार पर कि कभी किसान आंदोलन के माध्यम से, कभी दूसरे माध्यम से देश की तबाही का कोई भी जो यहाँ पर विरोधी खड़ा होता है, देश द्रोही खड़ा होता है, उसके साथ कांग्रेस के लोग या दूसरे विपक्षी दल बैठते हैं। इन सभी चीज़ों से समझना होगा। राष्ट्रवाद की एक सोच को लेकर के जा रहे हैं, वो चीज़ें हमारे काम आएंगी। और दूसरा 2024 के इलेक्शन का जहाँ तक सवाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 400 सीट हमारा लक्ष्य है, और 400 सीटों पर हम किस प्रकार से विजय प्राप्त करें, उसके लिए पार्टी ने एक टूल किट भी बनाई है और पार्टी ने एक मैप बनाया है। मुझे भी अगले महीने 10 दिन के लिए पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र दिया गया है, यहाँ पर जाकर मैं काम करूँगा। इसी तरह से देश के 200 नेताओं को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हैं, कोई सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं या कोई मंत्री रहे हैं, उनको ये काम सौंपा गया है। हम बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारा यही है, बूथ जीता चुनाव जीता, इस प्रकार की है, इसलिए बूथ को जीतना जरूरी है। दूसरा, हम कोई भी काम करते हैं नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, इस प्रकार की सोच है। और सबसे जो बड़ा जो हमारा सरकार का मूल मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सभी लोगों को, देश प्रधानमंत्री जब भी बात करते हैं 140 करोड़ जनता की बात करते हैं। मुझे लगता है ये हमारा सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, हमने बहुत सहा है। हमारे युवकों को कभी पेपर के माध्यम से, कई फेयर यहाँ पर पेपर नहीं हुए, कभी बैकडोर से एंट्री की गई। मैं अपने युवा दोस्तों को कहना चाहूँगा, आने वाला समय हमारा समय है, युवाओं का समय है। इस राष्ट्र निर्माण में, इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप भी अपना सहयोग दें, बड़ा सोचें। ये मैं क्लास 4 की नौकरी लेना चाहता हूँ, इस प्रकार का मत सोचें। और इस प्रकार की जब सोच होगी तो सरकार उनके लिए नौकरियां भी लेकर के आने वाली है, और सरकार उनके लिए एक ऐसा यहाँ पर हम टूरिज़्म के माध्यम से इस प्रकार का करेंगे। सेल्फ आइडेंटिफाइड साइट्स का यहाँ पर मैं सोचता हूँ, जब हमारी सरकार आएगी, सेल्फ आइडेंटिफाइड साइट्स होंगी, सरकार उनको प्रमोट करेगी, युवाओं को लोन देगी। अपने अपने इलाके में पूरा जम्मू कश्मीर एक टूरिज़्म का एक
केंद्र बनेगा। मुझे लगता है कि जब एक चीज़ बढ़ती है उसके साथ व्यापार भी बढ़ता है, जब पैसा सर्कुलेशन में आता है तो हर व्यक्ति खुशहाल होता है। तो हम सब मिल करके इस काम को अंजाम देंगे। लोगों का साथ भी चाहिए, हम भी लोगों के साथ खड़े हैं। कविंदर जी, केंद्र सरकार को जो 9 साल जो है पूरे हो चुके हैं, तो क्या क्या बदलाव जो है अब वो देखने को मिल रहे हैं? देखिए, कुल मिलाकर हम इसके पुराने आंकड़े लें जी या जिस प्रकार से एक संवर्धन का काल आया है, हम खुद समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जी जब चाहे वो अटल जी की सरकार थी, ठीक है, वो मिली जुली सरकार थी, उसमें जिस प्रकार से हमने काम करना था नहीं कर पाए, लेकिन देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दे करके सरकार बनाने का जो एक काम किया है, तो स्वाभाविक बात है कि जो हमारी आर्थिक नीति थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को लेकर के कि कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति उस तक सरकारी स्कीमों का लाभ पहुंचना चाहिए, तो हमने उसी तरीके से काम किया है। आज हम ये जान सकते हैं, लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया था, विपक्ष ने हमारा मजाक उड़ाया था जब हम जनधन खाते खोलने की बात करते थे, तो उन्होंने कहा था कि ये बिना पैसे के खाते ये किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन इससे ट्रांसपेरेंसी जो आई है हम खुद समझ सकते हैं। आज चाहे वो किसान निधि है, किसी की पेंशन है या दूसरी योजनाएं हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है या सुकन्या योजना है, उन सभी से हम डायरेक्ट इवन जो कोरोना काल में जो एक आर्थिक लाभ सरकार ने चिंता की है हमारे सभी लोगों की, तो ये हर व्यक्ति को घर मिले इस प्रकार का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा हुआ है, तो डायरेक्ट पैसा जो बिचौलिए पहले खा जाते थे, राजीव गांधी कहा करते थे कि जब केंद्र से 100 रुपया चलता है यहाँ 15 पैसे पहुँचते हैं, उनकी नीतियाँ उस प्रकार से थी। लेकिन हमने यही सोचा कि सरकार में एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, तो उसी हिसाब से हम खुद समझ तक सकते हैं कि 9 साल में सबसे ज़्यादा जो देश में एक इस प्रकार से कहा जाता था हम डेवलपिंग कंट्री हैं, आज हम डेवलप्ड कंट्री हैं। आज हमारा डंका बोलता है पूरे विश्व में। हम आत्मनिर्भर भारत के नाते पूरे युवाओं को, दूसरों को एक मौका दे रहे हैं और आज यहाँ पर राइफल हम खुद बनाने लगे हैं। ये रक्षा क्षेत्र में भी हमने बहुत बड़ी डेवलपमेंट की है। आज चाइना भारत से डरता है, पाकिस्तान भारत से डरता है और बाकी जो जिनको बड़ी ताकतें कहा जाता था, चाहे वो फ्रांस था, कनाडा था, ब्रिटेन था या उसके बाद अमेरिका था, आज सब भारत से सुलह करके और भारत की कूटनीति को भी मानना पड़ेगा कि हमने जिस प्रकार से संबंध बनाए हैं, हमने वासुदेव कुटुंबकम को लेकर के पूरा विश्व एक परिवार है, इस प्रकार की हमारी सोच रही। कोरोना काल के दौरान भी हमने 69 कंट्रीज़ को जो एक ये वैक्सीन प्रोवाइड की है, ये अपने आप में एक उदाहरण है। अभी 2014 के बाद ये मई में सरकार बनी और 21 जून 2014 को पूरे विश्व में भारत का जो एक सभ्यता संस्कृति है योगा, वो लोगों ने अपनाया। देखिए, एक बात तो कहनी पड़ेगी, देश जिंदा है तो हम जिंदा हैं। देश का कद बढ़ेगा तो हर भारतीय का कद बढ़ेगा, वो हुआ है। तो इस आधार पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर जो था वो पूरे देश में है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का प्रश्न, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 2014 से पहले ये कहा जाता था कि अब हम चंडीगढ़ में मकान बनाते हैं, लखनपुर से पार जगह लेते हैं। अब जो एक विश्वास जो लोगों के बीच में बना है उसको हम दे सकते हैं। पूरे देश में हमारी जो संस्कृति है उसको उजागर किया गया। केदारनाथ का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, ये अपना राम मंदिर का जो हमारा एक मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी का, राम हमारे लिए आस्था का प्रश्न है और उस आस्था को हमने बना करके रखा है। कांग्रेस वाले हमें कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब आने वाली है तारीख, और जिस प्रकार से हमने अपने पूर्वजों का, अपने जो देवी देवताओं का सम्मान किया है, उससे देश में एक मनोबल बढ़ा है। मुझे ये कहना चाहिए, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो,
चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे हमारी कूटनीति हो, हर प्रकार से हमने अपने आप को बढ़ाया है और आज विश्व में हमारा नाम। जी कविंदर जी, हाल ही में अभी G20 कार्यक्रम जो हुआ, G20 सम्मेलन हुआ, काफ़ी भारी जगह से जो थे वो लोग आए हुए थे, काफ़ी अच्छी तरीके से जो G20 हुआ है, जहाँ पर देखा जाता था पथराव किए जाते थे, लेकिन अब बात करें तो एक तरह की जो एक स्थिरता जो है, अब जब उधर कश्मीर की बात करें, श्रीनगर की, तो वो देखी जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब किसी भी व्यक्ति की इच्छा शक्ति रहती है, विल रहती है, तो वो काम आसान हो जाता है। हमने अपने खुद आंखों से देखा है, सरकार में भी रहे हैं जी, कि जो एक ये जो यूनिफाइड कमांड की बैठक होती है, उसमें चीफ मिनिस्टर रहता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहता है, और हमारी ये मुख्यमंत्री उसमें कहें कि पत्थरबाजों के प्रति बच्चे हैं, इनके साथ इस प्रकार का रुख अपनाया जाए, तो वो कैसे ठीक हो सकता है। ज़ीरो टॉलरेंस को लेकर के मिलिटेंसी के प्रति हमने जो किया है जी, उसी आधार पर आज कश्मीर स्वस्थ मन से आज लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं नहीं कहता कि 100% एकदम से सुधर जाएगा। 70 साल का वो जो बिगड़ा हुआ निज़ाम था, उसको हमने सुधारा है। हमने खुद देखा है कि जब मिलिटेंट मरता था, लाखों की तादाद में लोग उसके पीछे जनाजे में चल पड़ते थे। रोज़ कैलेंडर जारी करता, सरकार का कैलेंडर नहीं, वो हुर्रियत का कैलेंडर जारी होता था। आज बंद रहेगा, आज ये होगा, कल वो होगा, मस्जिद से ऐलान किया जाता था। इन सभी चीज़ों पर हमने लगाम लगाई है। तो आज जो कांग्रेस के लोग, दूसरे लोग यूएनओ में खुद लेकर के जाते थे, कश्मीर एक मुद्दा है। कश्मीर एक मुद्दा नहीं, कश्मीर हमारा सम्मान है, और कश्मीर जो है वो सारे का सारा हमारा है। जो पाकिस्तान के पास भी है वो भी हमारा है। इस प्रकार की जो सोच लेकर के हम गए, तो स्वाभाविक बात है कि कश्मीर के लोगों को हमने ये बताया कि किस प्रकार से जो राजनीतिज्ञ हैं वो आपको गुमराह करते रहे जी। आज परिस्थितियां बदली हैं, एक अच्छा खुशनुमा माहौल है। 70 साल में पहली बार इतना टूरिस्ट आया है, और मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है कश्मीर के लिए, जो कश्यप ऋषि की धरती है, फिर से वहाँ पर अजान भी होगी, और उसमें मंदिरों की घंटियाँ भी बजेंगी। लोग फिर से, हम वहाँ पर ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि दुनिया आकर के देखे। कांग्रेस ने या दूसरी कोई पार्टी होती तो कभी नहीं चाहती कि वहाँ पर जाकर के कश्मीर के हालात क्या हैं वो देखती। आज हमने ट्रांसपेरेंसी लाई है, पूरा विश्व आकर के देखे कश्मीर क्या है, कश्मीर को जाने। तो उस चीज़ से G20 एक सफल प्रशिक्षण रहा। मुझे लगता है उसके लिए प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे यहाँ का प्रशासन, यहाँ के वो सभी बधाई के। जी, द न्यूज़ नाउ के व्यूअर्स जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ जी कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं। कुछ लोग भारत का विरोध करते हैं, बाहरी ताकतों के हाथों में खेलते हैं, और एक प्रधानमंत्री हैं जो लगातार इस देश के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली, कभी आराम नहीं किया। कोई भी उनका 9 साल में ऐसा कार्य बता दो। उन्होंने बहुत कड़े फैसले लिए। डीमोनेटाइजेशन की जब बात हुई थी तो बड़ा कड़ा कदम था, लेकिन लोगों ने उनका साथ दिया। उन्होंने, प्रधानमंत्री ने लोगों को कहा कि भाई जो लोग सब्सिडी छोड़ सकते हैं सब चीज़ छोड़ें। उसी के कारण से 6 करोड़ लोगों को मुफ्त सिलेंडर मिला। ये जो कोई ये एक मान लो, कहते हैं, ये बार बार कोटेशन आती है, फेसबुक पे चलती है कि अगर कहीं हमें दिक्कत भी हुई, शेर महंगा है, गधा सस्ता है, इसका ये मतलब नहीं हम गधा खरीदेंगे, हम शेर के साथ चलेंगे, हम मिलजुल करके और आने वाला समय हमारा है। मैं यही लोगों को कहना चाहता हूँ जी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी, और साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता, जिनसे हमने आज जम्मू कश्मीर के कुछ अहम मुद्दों पर जो है वो विस्तार पूर्वक जो है वो बातचीत की। तो हमें उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए, आज के हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे, तारिका महाजन को और वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।